सो गाइस आज हम डिस्कस करते हैं मई जून 2023 वेरिएंस 21. ड्यूरेशन ऑफ दिस पेपर इज 1 hour 15 minutes and you need to attempt all the questions. Okay, the total marks for this paper is 60. Let's start the paper. Let's see what we have in it. Tellurium is an element in group 16. तो हम एक काम करते हैं, हम ग्रुप 16 में जाते हैं पीरियोडिक टेबल में और देखते हैं कि टेलुरियम कहाँ लिखा हुआ है. तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल आ गया. ये ग्रुप 16 है हमारे पास और टेलेरियम है. ये रहा टेलेरियम. इस टेलेरियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 52. राइट, ये ध्यान में रखना है हमने. 52 एटॉमिक नंबर. The most common isotope of tellurium is 130. Its electronic configuration is krypton 4d10, 5s2 and 5p4. इस कॉन्फ़िगरेशन से मुझे एक चीज तो पता चल गई है और वो ये है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए ये ग्रुप 16 से बिलोंग करता है. Okay. Now the first part of the question is complete table 1.1. हम सब जानते हैं कि टेलुरियम का एटॉमिक नंबर है 52, which means it has 52 protons, it has 52 electrons. और अगर मैं 130 को 52 से सब्ट्रैक्ट करूं सो मेरे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे 78. तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इसलिए प्लस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इसलिए माइनस, और ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं इसलिए चार्ज 0. वो कह रहे हैं न्यूक्लियन नंबर. न्यूक्लियन नंबर इज बेसिकली द मास नंबर एंड द मास नंबर फॉर दिस आइसोटोप इज 130. Number of neutrons 78 and number of electron is 52. All right. Now the next part of the question is identify the subshell in an atom of tellurium that contains electrons with the lowest energy. अगर आपको याद हो मैंने आपको ऑब्वो प्रिंसिपल पढ़ाया था और मैंने ये कहा था कि जो लोएस्ट एनर्जी होता है सबशेल वो 1s होता है. ठीक है, 1s की एनर्जी सबसे कम होती है अकॉर्डिंग टू n+l रूल, अकॉर्डिंग टू ऑब्वो प्रिंसिपल. तो हम यहाँ 1s लिखेंगे. Next is construct an equation to represent the first ionization energy of tellurium. तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए 1 मोल ऑफ गैसियस न्यूट्रल एटम होना चाहिए. ये आ गया 1 मोल ऑफ गैसियस न्यूट्रल एटम. आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा. एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने बैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस मोनो पॉजिटिव आयंस में. ठीक है, ओके. और एक चीज और ये ध्यान में रखिएगा कि जो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो टेक्निकली वो सबसे पहले 5p ऑर्बिटल से जाएगा. राइट, ये जो एक इलेक्ट्रॉन गया ये 5p ऑर्बिटल से गया. नाउ द नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ टेलुरियमाइंस डिक्रीजेस आफ्टर ईच सक्सेसिव आयनाइजेशन. बिल्कुल सही बात है. उसकी रीजन ये है कि प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ increase in proton to electron attraction. जाहिर सी बात है जब वो कैटाइन बनेगा उस कैटाइन के बनने में प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे. जब प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे
तो ऑब्वियसली प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जब प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है साइज जो है कैट आयन का वो डिक्रीज हो जाता है. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास. सो वो आपसे पूछ रहे हैं स्टेट टू फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द फर्स्ट सिक्स आयनाइजेशन एनर्जी. अच्छा, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट सिक्स आयनाइजेशन एनर्जी, याद रखिएगा कि फर्स्ट फोर इलेक्ट्रॉन्स 5p ऑर्बिटल से जाएंगे और फिर रिमेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स 5s ऑर्बिटल से जाएंगे. तो वो पूछें कि जब इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन आप सक्सेसिवली रिमूव करेंगे तो बताइए वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी. तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इंक्रीज होती है. दैट्स आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज. सो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. न्यूक्लियर चार्ज increases which means nucleus to electron attraction increases. तो अगर न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है तो उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि जो शील्डिंग है वो भी डिक्रीज हो. ऑल्सो आप जानते हैं कि ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 16 का जो एलिमेंट होता है उसके 4p ऑर्बिटल के अंदर एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. तो उस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पिन स्पिन रिपल्जन भी होता है. ओके, तो जो फर्स्ट टू आयनाइजेशन एनर्जी होंगी उसमें स्पिन स्पिन रिपल्जन होगा. शील्डिंग decreases. Also, it experiences interelectronic repulsion. Okay. Now the next is sketch a graph in figure 1.1 to show the trend in the first 7 ionization energies of tellurium. आप जानते हैं कि जो फर्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5p ऑर्बिटल से रिमूव होंगे, और क्योंकि ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल से रिमूव हो रहे हैं इसलिए एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं आएगा. तो हम इस तरह से कह सकते हैं ये फर्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक, इसके बाद जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्वियसली इस 5s सबशेल से जाएगा, और आप जानते हैं कि s और p के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस होता है, स्लाइड डिफरेंस होगा. तो स्लाइड डिफरेंस की वजह से एनर्जी माइल्डली चेंज होगी. आप समझ लीजिए यहां से चेंज होगा ये. सही है, तो ये आपके पास हो गया, ये 5s का इलेक्ट्रॉन चला गया. अब प्रॉब्लम ये है कि जो 5s का इलेक्ट्रॉन है उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन 5s से जाएगा. तो जब एक और इलेक्ट्रॉन 5s से जाएगा तो ऑब्वियसली एनर्जी और ज्यादा चाहिए होगी आपको. तो जब एनर्जी और ज्यादा चाहिए होगी तो हम उसके लिए कुछ इस तरह से वर्किंग करेंगे. ये आ गई, एनर्जी और ज्यादा चाहिए आपको. ठीक है, राइट. तो यहां से लेकर यहां तक सेम सबशेल से रिमूव हुए, एनर्जी में फर्क नहीं आया. ये 5s से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो जाहिर सी बात है सबशेल चेंज हो रहा है इसलिए एनर्जी पे फर्क पड़ा. जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी 5s से रिमूव हो रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा होगी इसलिए एनर्जी रिलेटिवली इसकी ज्यादा हो जाएगी. अब जो सेवेंथ इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्वियसली इस 4d सब शेल से जाएगा, और जब शेल चेंज हो रहा है, देखो ये फिफ्थ शेल है ये फोर्थ शेल है, तो जब शेल चेंज होगा तो एनर्जी का गैप इंक्रीज होगा. तो ऑब्वियसली अब एनर्जी का गैप बिगेस्ट होगा. हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, ये हमारा बिगेस्ट एनर्जी गैप आ गया. ये शेप कुछ इस तरह से बन सकती है. ओके, नेक्स्ट इज
Tellurium react with fluorine at 150 degrees Celsius to form TFX. Molecule of TFX are octahedral bond angle of 90 degree. ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री मैंने आप लोगों को सिखाई है। ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री उस वक्त होती है आपके पास जब आपके पास 6 सिंगल बॉन्ड हो और 0 लोन पेयर हो। ओके, तो जब 6 सिंगल बॉन्ड होंगे और 0 लोन पेयर होंगे तो ऑब्वियसली octahedral geometry होगी तो एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री का होगा। He's asking explain why TFX is octahedral with bond angle of 90 degree. Same reason कि 6 सिंगल बॉन्ड होंगे 0 लोन पेयर होगा। तो हम लिखेंगे TEFX has 6 single bond and 0 lone pair, which means it exhibits bond pair repulsion. और इस रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए, to minimize this repulsion, it exists in octahedral. ठीक है। Next is TeF6 reacts with water to form tellurium hydroxide and HF. एग्जामिनर ने क्या किया, आपको रिएक्टेंट्स बता दिए, एग्जामिनर ने आपको प्रोडक्ट्स भी बता दिए। The oxidation number of tellurium does not change during this reaction. ठीक है। Construct an equation for the reaction of TFX with water. अच्छा, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं क्योंकि ऑक्टाहीड्रल है तो इसका मतलब फ्लोरीन नीड्स टू बी 6 हियर। ओके, क्योंकि ऑक्टाहीड्रल में 6 बॉन्ड्स होंगे तो TeF6 होगा टेक्निकली। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, TeF6 प्लस वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं तो H2O, टेलेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो ये होगा TeOH टेकन 3, बल्कि टेकन 3 नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, इसलिए TeOH टेकन 6 प्लस 6HF। सो टोटल हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर कितने हो गए, 12। तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 6 लगा देता हूँ। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा एक और भी तरीका है, वो तरीका ये है कि आप भाई इस तरह से लिख के दे दें एग्जामिनर को इक्वेशन, यानी एग्जैक्टली इसी तरह से लिखा जाएगा TeF(x) प्लस XH2O एरो TeOH टेकन X प्लस XHF। ये भी तो लिख सकते हैं ना, हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, जो एग्जामिनर ने हमसे कहा हुआ है हम उस पैटर्न पे भी दे सकते हैं। ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों पे मार्किंग हो सकती है, मेरी नजर में दोनों सही है बिल्कुल। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन TeF6 रिएक्ट्स विद वाटर। तो जब भी कोई कंपाउंड वाटर से रिएक्शन करके एक डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है हम उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसका मतलब दिस इज हाइड्रोलिसिस। ओके, और क्यों हाइड्रोलिसिस होगी, क्योंकि ये ग्रुप, ये बेसिकली पीरियड 4 का एलिमेंट है, आई थिंक सो, राइट। या इट इज 1 2 3 4, यस आई थिंक इट इज 4, पीरियड 4 का है, तो पीरियड 4 में ऑक्टेट एक्सपेंशन हो जाती है जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस होती है। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A neutralization reaction occurs when NaOH is added to H2SO4. ये 2 मोल ऑफ NaOH है, ये 1 मोल ऑफ H2SO4 है और 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहे हैं। डिफाइन एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा H
N. So enthalpy change occur when an acid, और एसिड एक्चुअली एक्वस मीडियम में होगा तो हम यहाँ मीडियम भी लिख देते हैं, when an aqueous acid and aqueous alkali react together to give 1 mole of water, okay, is called enthalpy change of neutralization. मैंने यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं ली क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर ने स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई नहीं की हुई, नॉट का साइन नहीं बनाया हुआ, ठीक है. An experiment is carried out to calculate enthalpy change of neutralization for reaction between NaOH and H2SO4. 100 cm cube of 1 mole per dm cube NaOH is added to 75 cm cube of 1 mole per dm cube H2SO4 in a polystyrene cup and stirred. Results from the experiment was shown in table 2.1. ये आपके पास है मैक्सिमम टेम्परेचर और ये आपका है इनिशियल टेम्परेचर, राइट. तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मुझे डेल्टा टी मिल जाएगा. तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1. T2 है आपके पास 27.8 माइनस 20.0. सो यहाँ से आपके पास जो टेम्परेचर है वो बेसिकली आपके पास आएगा 7.8. 27.8 minus 20 is going to be 7.8, I believe. ठीक है. So ये याद रखना है आपने कि 7.8 जो है वो आपका टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है. And 1 degree Celsius equals to 1 Kelvin, तो मैं इस change in temperature को Kelvin में convert नहीं करूँगा. Now the next is use equation 1 to calculate the amount in moles of H2SO4 that is neutralized in the experiment. Okay. मुझे NaOH की concentration और volume given है. So मैं सबसे पहले NaOH के moles calculate कर लेता हूँ. तो 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.00 से और डिवाइड कर देंगे 1000 से. सो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.1 मोल, ठीक है. सिमिलरली आप यहां से मोल्स ऑफ H2SO4 भी फाइंड आउट करेंगे क्योंकि आपको कंसंट्रेशन वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप मोल्स निकालेंगे. तो ये हो जाएगा आपके पास 75 इंटू 1.00 डिवाइडेड बाय 1000. सो बेसिकली आपके पास हो जाएगा 0.075 मोल्स, ठीक है. अच्छा, अब इशू ये है कि इक्वेशन जो एग्जामिनर ने मुझे दी हुई है उस इक्वेशन में NaOH और H2SO4 के दरमियान रेशियो है 2:1 का, ठीक है. अगर आपने H2SO4 0.075 डिटरमिन किया है देन इट मेक्स, तो मोल्स ऑफ NaOH आपके पास कितने आ जाएंगे? मोल्स ऑफ NaOH आ जाएंगे आपके पास 0.15 मोल्स. अच्छा, आपके पास इस वक्त जो मोल्स आ रहे हैं वो 0.15 है, जबकि आपने कैलकुलेट कितने किए हैं 0.1. इसका मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स कम है, इसका मतलब NaOH जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ओके. यानी कैलकुलेशन के अंदर हम NaOH के मोल्स को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ H2SO4. तो आप यहां लिख सकते हैं NaOH is limiting reactant
वो मुझसे कह रहे हैं अमाउंट ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज डिटरमिन करो, एंड फॉर दैट मैं H2SO4 और NaOH लूंगा। ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। सो अगर आपने 0.1 मोल कैलकुलेट किया था तो बताइए मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हो जाएंगे? तो मोल्स ऑफ H2SO4 आपके पास हो जाएंगे 0.05 मोल्स। तो मैं 0.05 मोल्स को यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये मालूम करना था, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बट देखिए यहाँ से फील हो रहा है कि जी NaOH जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसलिए उसका डिटरमिन करना बहुत जरूरी था ताकि कैलकुलेशन में आगे हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज calculate delta Hn using the result in the table 2.1 including units in your answer. Assume that the specific heat capacity of the final solution is this, 1 cm cube is 1 gram. अब जरा गौर से सुनिएगा, आपके पास टोटल वॉल्यूम इन द पॉलीस्टाइरीन कप 75 और 100 मिलाकर हो जाएगा 175 cm cube। ओके, सो मास मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा 175 ग्राम। टेम्परेचर चेंज आपके पास से 7.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो अब क्या करते हैं हम, इन दोनों को यूज करके हम डेल्टा क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। एम की जगह रखे जाएंगे 175, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू दी हुई है 4.18, टेम्परेचर चेंज है आपके पास 7.8। तो यहां से डेल्टा क्यू की वैल्यू आपके पास आ रही है 5705 0.7 जूल्स। इसको अगर आपने किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 5.7057 किलो जूल्स। ठीक है, मुझसे वो कह रहे हैं कि डेल्टा एच एन की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो डेल्टा एच एन की वैल्यू मैं उसी वक्त कैलकुलेट करूंगा जब मैं 1 मोल की कैलकुलेशन करूंगा। तो 1 मोल की कैलकुलेशन करने के लिए मुझे NaOH के मोल्स चाहिए, और NaOH के मेरे पास कितने मोल्स थे? 0.1, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो मैं उसको यूज करूंगा। सो ये हो जाएगा 0.1 मोल ऑफ NaOH gives you 5.7057 kilojoules एनर्जी, राइट। सो अगर 1 मोल है, क्योंकि डेल्टा एच हमेशा 1 मोल में कैलकुलेट होती है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? -57.1 किलो जूल्स पर मोल। तो यहां पर आप लिखेंगे -57.1 और यहां पर आएगा आपके पास किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, ऑलराइट। Next is complete the equation for the reaction that occurs when a solution of barium hydroxide is added to aqueous sulfuric acid. Include the state symbols. अच्छा, हम सब जानते हैं कि जनाब इस बेरियम पे 2+ चार्ज है, सल्फेट पे 2-, दोनों आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइंड होकर बेरियम सल्फेट बनाएंगे। और जाहिर सी बात है ये OH और ये H2 दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर। एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द स्टेट सिंबल्स, क्योंकि उसने खुद भी स्टेट सिंबल्स दिए हैं तो मुझे यहाँ पर स्टेट सिंबल्स लिखने, अगर वो मेंशन नहीं भी करता तब भी मैं लिख के देता। आप जानते हैं कि बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, उसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तो वो सॉलिड होगा। वाटर हमेशा एट RTP लिक्विड होता है, तो हम उसका स्टेट सिंबल लिक्विड लिखेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सजेस्ट why the enthalpy change of neutralization cannot be determined using the addition of dilute sulfuric acid to aqueous barium hydroxide। जाहिर सी बात है, आपको नजर आ रहा है
कि अगर मैं ये रिएक्शन कर रहा हूँ तो इस रिएक्शन की वजह से प्रेसिपिटेशन होगी, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो जाहिर सी बात है जब प्रेसिपिटेशन होती है तो उसमें एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के साथ साथ बाकी और एंथैल्पी चेंजेस भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो सिर्फ एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होगी, उसके साथ बाकी और एंथैल्पी चेंजेस भी इंक्लूड हो जाएंगी, जस्ट लाइक सोल्यूशन है, हाइड्रेशन है, वो भी सब इंक्लूड हो जाएंगी। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे because of precipitation of barium sulfate, different enthalpy changes are involved in the reaction. ठीक है, next question number 3. Chlorine is very reactive element. Chlorine reacts with silicon to form silicon 4 chloride. Silicon 4 chloride आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है SiCl4। ठीक है, next is describe the appearance of silicon 4 chloride at room temperature and pressure, state its structure and bonding। तो appearance होता है colorless liquid, यही चीज हमने केमिकल पीरियोडिसिटी के चैप्टर में आपको लिखवाई भी है। बॉन्डिंग जो है वो आपके पास कोवलेंट होगी, और स्ट्रक्चर सिंपल मॉलिक्यूलर होगा। Samples of magnesium chloride and phosphorus 5 chloride are added to separate beakers of cold water. Complete table 3.1. Ignore temperature changes when considering observations for these reactions. Appearance at room temperature, आप सब जानते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, तमाम आयनिक कंपाउंड जो हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, टारटीपी। फॉस्फोरस 5 क्लोराइड भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, टारटीपी। तो हम यहाँ पर भी सॉलिड लिखेंगे। ओके, और हम यहाँ पर भी सॉलिड लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं वन सिमिलैरिटी इन ऑब्जर्वेशन ऑन एडिशन टू कोल्ड वाटर। और जाहिर सी बात है वो सिमिलैरिटी कुछ ऐसी है कि वो दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन दी हुई है। तो जाहिर सी बात है जब आप मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में प्लेस करोगे तो ये एक्वस सोल्यूशन बनाएगा, और क्योंकि ये एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है इसलिए वो कलरलेस होगा। तो ये एक सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसको आप वाटर में प्लेस करोगे तो ये भी कलरलेस सोल्यूशन बनाएगा, और उस कलरलेस सोल्यूशन को कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड along with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इफ यू रिमेंबर। तो इसका मतलब दोनों केसेस के अंदर कलरलेस सोल्यूशन बनेगा। कलरलेस सोल्यूशन आर फॉर्म। ठीक है, मैं आपको याद भी करा दूं कि PCl5 होता है हमारे पास फॉस्फोरस 5 क्लोराइड, और अगर मैं इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोरिक एसिड में विच इज H3PO4 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में विच इज 5HCl। टोटल हाइड्रोजन एटम हमारे पास 8 है, इसलिए यहाँ पर 4। तो ये भी कलरलेस है और ये भी कलरलेस है। सिमिलरली जब मैग्नीशियम क्लोराइड को मैं वाटर में प्लेस करूंगा तो जाहिर सी बात है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस मैग्नीशियम क्लोराइड में, और एक्वस मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा, कलरलेस होगा। तो ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है और ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है। सही है।
Now the next is one difference in observation on addition of cold water. जब आप इसको कोल्ड वाटर में प्लेस करेंगे तो यहाँ से मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे नो मिस्टी फ्यूम्स आर फॉर्म। जबकि आप नोट करें जब इसको हमने वाटर में प्लेस किया तो यहाँ से मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl मिलेंगे हमें। बल्कि आप यहाँ लिख दीजिए इस तरह से मिस्टी फ्यूम्स आर फॉर्म। ठीक है। पीएच ऑफ फाइनल सोल्यूशन अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि मैग्नीशियम क्लोराइड की पीएच होती है 6.2 से 6.5 की रेंज में, तो आप रेंज लिखिए। और फॉस्फोरस 5 क्लोराइड की मैंने रेंज लिख के दी हुई थी 3 to 5, तो वो 3 to 5 लिखिए। सही है। C part 1, state the reagents and conditions required for the formation of sodium chlorate 5 from chlorine। आप जानते हैं कि सोडियम क्लोरेट 5 का जो फॉर्मूला है वो NaClO3 है, और ये उस वक्त बनता है जब आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन यूज करें NaOH के साथ। सही है। तो हम यहां लिखेंगे हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला नहीं लिख सकते क्योंकि वो स्टेट करने के लिए कह रहे हैं हमसे। ठीक है जनाब। नेक्स्ट इज explain why the reaction in C1 is described as a disproportionation reaction। okay, अच्छा C1 चले मैं C1 की इक्वेशन भी बना के दिखाता हूँ आपको। ये है आपके पास 6NaOH, हम इसको रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ, ये कन्वर्ट होगा 5NaCl में, सोडियम क्लोरेट 5 में और वाटर में। ठीक है। वो कह रहे हैं बताइए ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने क्लास में बताया कि व्हेन an element is oxidized and reduced simultaneously in a same reaction, then it is called disproportionation reaction। तो वो आपसे कह रहे हैं कि your answer should refer to the relevant species and their oxidation number। ठीक है, make sense। देखिए chlorine is converting into sodium chloride, यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और इस NaCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। इसका मतलब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0 to -1, और 0 to -1 किसे कहते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली रिडक्शन। सो इस रिएक्शन में ये जो क्लोरीन है ये रिड्यूस हो रही है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसी रिएक्शन में ये जो क्लोरीन है ये कन्वर्ट हो रहा है NaClO3 में। हम सब जानते हैं कि यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। दैट इंडिकेट्स कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 से +5 हो रही है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +5 हो रही है इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो क्लोरीन बेसिकली रिड्यूस भी हो रहा है ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो एक ही एलिमेंट साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस कर रहा है कि रिएक्शन में, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ओके। नेक्स्ट इज क्लोरीन रिएक्ट्स विद मीथेन इन सीरीज ऑफ रिएक्शन टू प्रोड्यूस क्लोरोएल्केन्स। ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है गाइस।
free radical substitution reaction, ठीक है, वो कह रहे हैं आपसे state the conditions required for chlorine to react with methane ultraviolet light. Next part is one of the product of the reaction is CH2Cl2, that is dichloromethane, which reacts further to produce CHCl3, and this CHCl3 is trichloromethane, which is also called chloroform. तो ये डाइक्लोरोमीथेन हो गया और ये ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया. ओके, वो कह रहे हैं कंप्लीट टेबल 3.2 टू शो डिटेल्स ऑफ द मैकेनिज्म दैट फॉर्म्स ट्राइक्लोरोमीथेन फ्रॉम डाइक्लोर. तो इनिशिएशन में क्या होगा कि ये आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन रेडिकल्स में. अब जाहिर सी बात है ये डाइक्लोरोमीथेन इस क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन होगा क्या कि यहाँ से H और यहाँ से Cl रेडिकल, यानी हाइड्रोजन रेडिकल और Cl रेडिकल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, HCl, और यहाँ से रिलीज क्या होगा, CHCl2 रेडिकल. ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये टर्मिनेशन करना चाहते हैं हम. टर्मिनेशन के लिए जरूरी है कि ये CH2Cl रेडिकल इस वाले क्लोरीन रेडिकल से रिएक्शन कर ले. तो ये इससे रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHCl3 में. ओ, प्रोडक्ट दी हुई एग्जामिनर ने. ओके, तो प्रोडक्ट दे दी एग्जामिनर ने, सही है, ये बन गई प्रोडक्ट. वो कह रहे हैं CHCl3 and HF are used to form CHClF2 in a substitution reaction. Construct an equation for this reaction. ओके, आप नोट करें. मुझे ये दोनों रिएक्शन करवा के ये प्रोडक्ट बनानी है, तो इजी है, मुश्किल नहीं है. CHCl3 है मेरे पास, हम इसको HF से रिएक्शन करवा रहे हैं. ये बेसिकली कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, which is CHClF2. सही. अच्छा जी, तो पहली तो बात ये है कि यहाँ पर 2F आए हैं. ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 2 लगाऊं. अच्छा, यहाँ पर एक क्लोरीन रह गया, इसका मतलब यहाँ से 2 क्लोरीन चले गए. 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, 2HCl बनाएंगे. सो ये हो जाएगा 2HCl. X is a product of the substitution reaction that occurs when CHClF2 reacts with bromine. Okay, तो इसका मतलब there is only one naturally occurring isotope of fluorine. The mass spectrum of X shows molecular ion peak at 164, 166 and 168. आप नोट करें ये molecular ion peak, ये M+2 peak और ये M+4 peak, right? फिर वो कह रहे हैं complete table 3.3 to show all the molecular ions responsible for each peak. एग्जामिनर ने एक बना के दिखा दिया मुझे, जिसमें एग्जामिनर ने क्लोरीन और ब्रोमीन को 73781 लिया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं CF2 एज इट इज रखूंगा, मैं Cl लूंगा, मैं Br लूंगा. ठीक है, मैं इसी स्ट्रक्चर को 2 मरतबा और लिख देता हूं ताकि मुझे लिखने में आसानी हो. एक और दफा लिख देते हैं, सही है. फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है कि ये 35 हो और ये 79 हो जाए. सही है भाई. तो MR इस पूरे का टोटल आ जाएगा 164. दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि ये 35 हो और ये 81 हो जाए. ये भी तो हो सकता है कि ये 37 हो और ये 79 हो जाए. इन बोथ द केसेस MR इज गोइंग टू बी 166. और आप नोट करें इसका होगा. लेकिन क्या ये ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ ब्रैकेट लगा के प्लस चार्ज लगाया. इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा के प्लस चार्ज मेंशन करूंगा. इस बात का ख्याल रखा जाएगा. ठीक,
Now it makes sense. ठीक है, that's the end of question number 3. Let's move on to the next question. और next question में हमारे पास V is a colorless liquid. Okay. और ये जो कलरलेस लिक्विड है इसमें एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का है और एक एल्कीन का है। ठीक है जी। सो ये आपके पास क्या है, एल्कीन, और ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब क्या होगा, V reacts with an excess of lithium aluminum hydride to form W. Draw the structure of W in the box. आप सब जानते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस एल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज दोनों के पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स होने की वजह से रिपल्जन एक्सपीरियंस करेंगे। सो ये बताना बहुत जरूरी है। pi bond of alkene experiences repulsion with the negative charge of हाइड्राइड आयन, और ये हाइड्राइड आयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मुझे मिलेगा। ठीक है, और इसका चार्ज कितना होता है, H माइनस। सही है, इसका मतलब ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक रूट मोर देन वन स्टेप रिडक्शन होगी, और दिस कार्बोक्सिलिक एसिड विल टर्न टू प्राइमरी अल्कोहल। तो हम प्राइमरी अल्कोहल इस तरह से बना सकते हैं, यानी ये पूरा का पूरा सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक एज इट इज रहा, लेकिन ये जो प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड है ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर प्राइमरी अल्कोहल, this is going to be your CH2OH, which is your primary alcohol. Identify the role of lithium aluminum hydride in reaction V. Obviously उसने कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट किया, तो it's going to be the reducing agent, because lithium aluminum hydride is a stronger reducing agent. फिर वो कह रहे हैं कि V reacts to form Z in a single reaction as shown in figure 4.2. आप नोट करें ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इस एल्कीन में चेंज आया है, क्योंकि इस कार्बन के साथ भी ये OH ऐड हुआ है और इस वाली कार्बन के साथ भी ये OH ऐड हुआ है। तो बेसिकली दो OH ऐड हुए हैं, इसका मतलब डायोल बना है, और डायोल बनाने के लिए हम हमेशा रिएजेंट यूज करते हैं KMnO4, और कंडीशन यूज करते हैं एसिडिक मीडियम अंडर कोल्ड। तो ये बेसिकली कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन होगा, कोल्ड dilute acidify KMnO4. Okay, then deduce the empirical formula of Z. अब जाहिर सी बात है Z का empirical formula देखना है हमने, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन, 4 कार्बन एटम हो गए यहाँ पर हमारे पास। ओके, हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन्स, राइट, and how many oxygen atoms, 1 2 3 4 oxygen atoms. So अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो इट्स गोइंग टू बी CH2O, तो फॉर्मूला हो जाएगा CH2O। अच्छा, हम जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मूला लिख के दें, अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो भी इंपेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको C2H4O2 भी लिख सकता हूँ, एंड ऑब्वियसली अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर ये आएगा। तो दोनों एक्सेप्टेबल है पेपर के अंदर, दोनों आप प्रोवाइड कर सकते हो एग्जामिनर को। नेक्स्ट इज कंप्लीट
table 4.1 to show the number of sp2 and sp3 hybridized carbon atoms that are present in a molecule of V. Okay, molecule of V है आपके पास. So मैं basically इस V को यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ लेके जाता हूँ. सही है. अच्छा देखिए, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी. ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी. ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी. तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमारे पास 3 है. आप नोट करें ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ऑब्वियसली ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी. तो ये आपके पास सिर्फ 1 है. ठीक. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज Q contain the element carbon, hydrogen and oxygen only. It is saturated molecule. Saturated molecule कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि between the carbon atoms single bond होगा. ये मतलब है इस बात का, single bonded carbon atoms. ठीक. No branching in its carbon backbone. ठीक है, straight chain हो गया ये. Open chain भी कह सकते हो आप इसको. Then Q contains only one functional group. ठीक है, एक functional group हो गया. ये important बात है, एक से ज्यादा functional group नहीं होंगे. Next is the relative molecular mass of Q is 88. Again very important information. MR पता है. Next is no effervescence is seen when sodium carbonate is added to Q. इसका मतलब carboxylic acid absent. ठीक. देन फिर वो कह रहे हैं effervescence is seen when sodium is added to Q. आप जानते हैं कि सोडियम का रिएक्शन जो है वो दो क्लास ऑफ कंपाउंड से होता है, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड. हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है. इसका मतलब दिस कंपाउंड Q should be an alcohol. So alcohol group is present. अब अल्कोहल भी तो बहुत सारे होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और फिर कुछ अल्कोहल ऐसे भी होते हैं जो हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव देते हैं. तो नेक्स्ट पढ़ें, Q reacts with alkaline aqueous iodine to form a yellow precipitate. तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर ये आइडोफॉर्म रिएक्शन की बात कर रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा है. और अल्कोहल के अंदर आइडोफॉर्म टेस्ट इथेनॉल में आता है. प्राइमरी अल्कोहल में तो ऑब्वियसली इथेनॉल तो नहीं हो सकता क्योंकि उसका MR88 है. और टर्शियरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन होती नहीं है. तो सेकेंडरी अल्कोहल बचा, और सेकेंडरी अल्कोहल में भी आइडोफॉर्म का टेस्ट उस वक्त आएगा जब CH3CHOH ग्रुप एक साथ लिखा हुआ होगा. अगर तो ये ग्रुप एक साथ है तो फिर आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, वरना नहीं आएगा. सही है. तो चलें देखते हैं, वर्किंग करके देखते हैं. हमारे पास MR है 88. उस MR में से मैं इस कंपाउंड यानी इस पूरे के पूरे ग्रुप का मास रिमूव कर देता हूं. इस पूरे ग्रुप का मास है 45. तो हमारे पास आंसर आएगा 43. ठीक है. फोर्टी थ्री आ गया. और ये जो 43 होता है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है C3H7 ग्रुप को. और C3H7 ग्रुप क्या होता है? CH3 CH2 CH2 ये ग्रुप होता है. या मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई CH3H7 का 43 अगर है तो C3H7 होगा? वही मैंने आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ाया, उस मास स्पेक्ट्रोमीटर में मैंने बताया फ्रेगमेंट्स आपको.
तो वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो चले मैं इसको एक और तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। ये 88 है आपके पास, इस पूरे फ्रेगमेंट का मास कितना होगा 45, सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 43। 43 में से 14 सब्ट्रैक्ट करो, 14 बेसिकली CH2 का मास होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 29। 29 में से फिर 14 सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ये जो 14 है ये CH2 को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पास आ जाएगा 15, और जो 15 है वो बेसिकली CH3 को रिप्रेजेंट करता है। तो आप नोट करें, अगर आप इन तीनों को मिलाएंगे तो वो यही तो बनेगा। इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, CH3 CHOH, ये आइडोफॉर्म को पॉजिटिव टच दे देगा, और रिमेनिंग 43 वाला फ्रेगमेंट ये रहा, CH2 CH2 CH3। I hope it makes sense to you. Let's move on to the next question. Molecule M is present in petrol, a fuel used in car. M is a saturated non-cyclic hydrocarbon, यानी कोई cyclic ring नहीं है, और ये बेसिकली अल्केन भी होगा क्योंकि सैचुरेटेड है। M contain 8 कार्बन एटम्स, तो भाई 8 कार्बन एटम्स का सैचुरेटेड तो एल्केन हो जाएगा, ये हो जाएगा सैचुरेटेड एल्केन, ठीक है। तो मैं अगर 8 कार्बन एटम ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा C8 2 टाइम्स 8 प्लस 2, ये हो जाएगा C8H18। तो बेसिकली ऑक्टेन की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल M इज ऑक्टेन, ओके। तो ये हो जाएगा C8H18 प्लस, हम कंबस्शन करवा रहे हैं इसकी कंप्लीट, राइट। तो कंप्लीट कंबस्शन में हम ऑक्सीजन यूज करेंगे, ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। It's going to be converted into 8 carbon dioxide and 9 water molecule. How many oxygen atoms now? 8 times 2 16, 16 plus 9 25, 16 17 18 19 20 22 23 24 25 25, तो ये हो जाएगा 25/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये 25 ऑक्सीजन, यहाँ भी 25 ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अच्छा, वो हमसे स्टेट सिंबल्स नहीं मांग रहे, इसलिए हम स्टेट सिंबल मेंशन नहीं कर रहे, ओके। डिस्क्राइब how the composition of products differs when incomplete combustion of M occurs. मैंने आपको incomplete combustion दो तरह से बताई है। So when C8H18 undergoes incomplete combustion, carbon monoxide, okay, and carbon soot are formed. Carbon monoxide, कार्बन सूट बनता है अगर आपको याद हो, और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स भी तो रहते हैं ना। सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स बर्न नहीं होंगे, फिर कुछ ना कुछ रह जाएंगे, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, ये भी कह सकते हैं। When petrol is burned in an internal combustion engine, oxides of nitrogen are released. Oxides of nitrogen बहुत सारे हैं, लेकिन internal combustion engine में दो oxides of nitrogen usually produce करते हैं हम। एक है हमारे पास NO और दूसरा है हमारे पास NO2, ठीक है। तो या तो हम NO से रिलेटेड बात करेंगे या फिर NO2 से रिलेटेड। Oxides of nitrogen are responsible for the formation of acid rain. Okay. Suggest the conditions required for the production of oxides of nitrogen during combustion of M in an internal combustion engine. आप सब जानते हैं कि इंटरनल कंबस्शन इंजन में
नाइट्रोजन गैस होती है एयर के अंदर विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड which has high bond energy value, so we need high temperature and high pressure for the reaction. Nitrogen contain triple bond, so due to its high bond energy, we need high temperature and high pressure. Okay, फिर वो कह रहे हैं यूज अप्रोप्रिएट इक्वेशंस इन योर आंसर। तो जाहिर सी बात है कि हमने क्लास में भी किया है N2+O2 एरो 2NO। आप चाहें तो NO2 से भी रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि N2+O2 एरो NO2, तो यहाँ 2 लगाएंगे आप तो यहाँ 2 आ जाएगा। सही है, ये भी इक्वेशन हो सकती है, इसको भी लिख के दे सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड in the atmosphere in the presence of oxide of nitrogen and SO2. Identify the role of oxide of nitrogen in this process. Include all relevant equations. ठीक है, अच्छा मैंने आपको करवाया है कि NO2 गैस होता है, एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में और खुद रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है NO में। अब ये जो NO है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, अब देखें रिएक्शन स्टार्ट हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस से, मुझे वापस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है, एक्ट्स एज अ होमोजेनियस कैटलिस्ट बिकॉज़ रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन सेम फिजिकल स्टेट। सो NO2 gas is acting as a homogeneous catalyst, और जाहिर सी बात है वो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज भी तो कर रहे हैं ना सल्फर डाइऑक्साइड में। ऑल्सो it is acting as an oxidizing agent. ओके, और एसिड रेन प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो एसिड रेन प्रोड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड लूंगा, जो वाटर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर वो उससे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में, एंड दैट H2SO4 इज बेसिकली योर एसिड रेन। ठीक है, next state one other type of air pollution that is caused by the production of oxides of nitrogen in the internal combustion engine। हम सब जानते हैं कि जब अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं तो उन अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स की वजह से फोटोकेमिकल स्मोक प्रोड्यूस होता है। So photochemical smoke. Okay. Biodiesel T is a fuel made from vegetable oil R shows the production of T from R in a two-step process. Okay. पहली तो बात ये, अगर आप नोट करें ये एक एस्टर है, राइट, और आपने इसको स्टेप 1 में कन्वर्ट किया कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका मतलब आपने क्या किया है, आपने बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दिया और सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक किए आपने। ठीक, तो ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये भी किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये भी किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बेसिकली इसके 3 मोल्स आएंगे। इक्वेशन बैलेंस नहीं की हुई एग्जामिनर ने, आइडिया थ्रो कर दिया बस इसमें। एंड ऑब्वियसली जब ये हाइड्रोजन हासिल करेगा वाटर का तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। तो ये J जो है ये
इस तरह से बनेगा, ये CH2 और ये ऑक्सीजन, CH एंड ऑक्सीजन, और ये CH2 एंड ऑक्सीजन है, राइट। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी वाटर का हाइड्रोजन हासिल कर लिया। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्टेप 1 में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो रहा है। जब भी तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल प्रोडक्ट के तौर पे मिले। अच्छा, फिर ये कंपाउंड हीटेड विद जी के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आप जानते हैं कि ये आपका एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, ठीक है। ये आपकी कंडीशन है, हीट, और आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है एस्टर। सो अगर आपको एस्टर मिल रहा है तो इसका मतलब ये अल्कोहल है। ना तो क्वेश्चन इज कितने कार्बन एटम का अल्कोहल है, तो आप नोट करें, ये तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट हो गया, और ये पार्ट किसका हो जाएगा, अल्कोहल का। तो इसका मतलब एक कार्बन का अल्कोहल है, तो एक कार्बन का अल्कोहल इज बेसिकली मिथानॉल। सही। पार्ट 1, इन स्टेप 1 ऑल 3 एस्टर ग्रुप्स इन आर रिएक्ट, मैंने भी यही कहा था, सजेस्ट अ सूटेबल रिएजेंट इन कंडीशंस फॉर स्टेप 1। एस्टर की एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो एसिड हाइड्रोलिसिस करने के लिए तुम हीट करोगे और तुम डाइल्यूट H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज करोगे, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ जे इन द बॉक्स इन फिगर 5.1। तो मैंने जे का स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, आपको समझा दिया कैसे ड्रॉ किया था। फिर वो कह रहे हैं नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके एस्टर बना रहे हैं, तो इसका मतलब स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। देन नेम ऑर्गेनिक रिएजेंट जी यूज्ड इन स्टेप 2। तो जी क्या था आपका, मैंने डिसाइड करके दिखाया था कि भाई मिथेनॉल है, सो हम मिथेनॉल लिखेंगे। Now the next is L is called decanoic acid used systematic nomenclature to reduce the name of T। इस T का नाम, तो ये मिथाइल है और ये डेकानोएट है, तो मिथाइल डेकानोएट हो जाएगा, एस्टर है ना बेटा, सो मिथाइल डेकानोएट, जैसे एथेनोएट था ऐसी डेकानोएट। Okay, so that's the end of this paper. Thank you very much, guys.